वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वांट ट्विटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी पटवारी के इस नए वीडियो लेक्चर में आज हम मैथ्स का 12 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संख्या 64 और 36 में गुण हैं कि वे अपने इकाई अंक से विभाज्य हैं। 20 और 60 के बीच की संख्याओं में से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके द्वारा इस गुण को संतुष्ट किया जाता है। 64 का इकाई अंक कितना है? 4 है और 64 4 से डिविजिबल है। इसी तरह 36 है, 36 का इकाई अंक 6 है और ये संख्या भी अपने इकाई अंक से 6 से डिविजिबल है। तो हमसे यही पूछा गया है कि 20 और 60 के बीच की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्या हैं जो इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अपनी यूनिट डिजिट से डिवाइड होंगी। तो 20 के आगे हम संख्याएं देखते हैं। सबसे पहला है 20 के आगे 21। 21 में इकाई अंक 1 है और ये 1 से डिविजिबल है, तो ये हो गई। 22 2 से डिविजिबल है। 23 ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 24 4 से डिविजिबल होगा। 25 5 से डिविजिबल है। 26 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 27 7 से नहीं होगा। 28 8 से नहीं होगा। 29 9 से नहीं। 30 31 1 से डिविजिबल होगी। ये संख्या 1 से डिविजिबल होगी। 32 2 से डिविजिबल है। 33 3 से डिविजिबल है। 34 नहीं होगी 4 से डिविजिबल। 35 5 से डिविजिबल है। आगे 36 हमने देखा था, यही थी संख्या। 36 6 से डिविजिबल है। 37 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 38 8 से नहीं। 39 9 से नहीं। 41 1 से डिविजिबल होगी। 42 2 से डिविजिबल है। 43 3 से नहीं। 44 4 से डिविजिबल है। 45 5 से डिविजिबल है। 46 6 से नहीं है। 47 7 से नहीं। 48 8 से डिविजिबल है। 49 9 से डिविजिबल नहीं है। 51 अपने इकाई अंक 1 से डिविजिबल है। 52 भी डिविजिबल है 2 से। और 55 भी अपने इकाई अंक यूनिट डिजिट 5 से डिविजिबल है। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ऐसी संख्याएं हैं 20 और 60 के बीच में जो कि यूनिट डिजिट से डिवाइड होती हैं, अपनी यूनिट डिजिट से डिवाइड होंगी। तो फोर्थ ऑप्शन 17 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जिसने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है और जितने टाइम के लिए किया है उसके आधार पर ही इनका लाभ कैलकुलेट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ये किसके बराबर होता है? लाभ के बराबर होता है। जिसने जितना भी निवेश किया है और जितने समय के लिए किया है उसके आधार पर उनका लाभ निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि ए एक व्यापार में 1 लाख रुपए निवेश करता है। 4 माह बाद बी 50,000 रुपये के साथ उसमें शामिल हो जाता है। बी के शामिल होने के 2 माह बाद सी
1,50,000 रुपये के निवेश के साथ शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में लाभ कितना हो जाता है? 50,000 रुपये। तो लाभ में बी का हिस्सा कितना है? तो हम इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ए ने कितना निवेश किया और बी ने कितना निवेश किया और सी ने कितना निवेश किया? ए ने किया है 1 लाख, कितने समय के लिए किया है? 1 वर्ष के अंत में लाभ हमें दिया गया है, तो मतलब ये कितने 12 महीनों का है। इसके बाद बी ने 50,000 रुपये के साथ इसमें शामिल हो जाता है, लेकिन ये कितने 4 माह बाद शामिल होता है। मतलब इसने जो निवेश किया है वो सिर्फ कितने महीनों के लिए किया है? 8 महीनों के लिए किया है। 50,000 इंटू 8। सी जो है बी के शामिल होने के 2 माह बाद आया, बी 4 माह बाद आया तो ये 2 माह बाद आया बी की, मतलब टोटल 6 माह बाद सी आया। तो उसने टोटल कितने महीने काम के लिए निवेश किया? 6 महीने के लिए निवेश किया। और कितने रुपए निवेश करता है ये? 1,50,000। और ये 6 माह के लिए निवेश करता है। अब हम जो कट रहा है इसको काट देंगे, तो यहाँ से 4 जीरो, यहाँ से भी 4 जीरो और यहाँ से भी 4 जीरो कट जाएंगे। 5 से ये कटेगा 2 बार, यहाँ से 5 3 बार, आगे 2 से कट जाएगा तो 2 से काटेंगे 2, ये 4 और ये 3। अब आगे आ जाएगा ए बी सी का रेशियो कितना आ गया? 12। और यहाँ आ जाएगा 9। अब हमें दिया गया है कि वर्ष के अंत में लाभ कितना है? 50,000 है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? ये प्रॉफिट का रेशियो है, तो ए बी सी इनका टोटल योग कितना होगा? तो जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 यूनिट। और इसी 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50,000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,000। अब हमें बताना है कि बी का लाभ कितना है, तो यहाँ से हम बता देंगे 4 यूनिट लाभ है बी का। तो बी का लाभ कितना आ जाएगा? 4 यूनिट, मतलब 4 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है, तो बी का लाभ कितना आ जाएगा? 8,000 रुपये। सो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 8,000 रुपये बी का लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 घंटे में एक कार द्वारा की गई यात्रा की दूरी क्या है यदि गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है? तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। तो हमें चाल कितनी दी गई है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लगा है? 6 घंटे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 330 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आ गई? 330 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है कि 2x² + 2x + 9 बराबर 0 है, तो 2x + 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। तो बस इसी फॉर्मूले से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 2x + 1 का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4x² प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2 इंटू a मतलब 2x इंटू b। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x² + 4x + 1।
यदि यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 कॉमन लिया, 2x² प्लस 2x प्लस 1। यदि हम इस इक्वेशन को इसको देखें तो ये किसके बराबर मिल जाएगा हमें, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी कितनी, -9। 9 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से हमें 2x² प्लस 2x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -9। तो बस उसी वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा, +1। 9 से 2 में गुणा करेंगे, -18 प्लस 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -17। सो -17 थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान हमें बताना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा कितना जीरो, 3। मतलब 10 के ऊपर कितने की घात है, 3 की, और 10 के ऊपर -8 की घात। जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें कैसी होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 10 के ऊपर 3 और -8 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 की पावर 5। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/, पाँच जीरो आ जाएंगे। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। दशमलव के आगे कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 9 कितने के बराबर होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। सो 3 की पावर -5 इंटू 3 का स्क्वायर, इसकी पावर -5। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब इंटू -2, 243। तो यहाँ हम 243 की जगह क्या रखेंगे, 3 की पावर 5, और इंटू में क्या होगा, -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -10 अपॉन 3 की पावर -6 इंटू 3 की पावर -10। हम जानते हैं कि जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें कैसी होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हम जोड़ देंगे तो 3 की पावर कितना आ जाएगा, -15, और यहाँ आ जाएगा 3 की पावर -16। जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर कितना आ जाएगा, -15 -16। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 16 में से 15 जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 की पावर 1 मतलब 3। सो फर्स्ट ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रक को 4 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंचाई की रेत से भर दिया गया। यदि 1 घन मीटर की रेत की कीमत 1000 रुपये है तो रेत की कीमत होगी। यहाँ हम देखें कि ट्रक का आयतन कितना हो जाएगा,
हमें लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई दी गई है। आयतन निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 2 इंटू 1, 8 घन मीटर। अब 1 घन मीटर रेत का मूल्य कितना है, 1000 रुपये है, यहाँ दिया गया है। तो 8 घन मीटर रेत का मूल्य कितना होगा, 8 गुना मतलब 8000 रुपये। सो थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x+1, यहाँ लिखा है x² माइनस x+1। हम सभी जानते हैं कि a+b इंटू a² माइनस ab प्लस b², ये किसके बराबर होता है, a³ प्लस b³। इसी तरह ये भी क्या है, x+1 x² माइनस a मतलब x इंटू b मतलब b क्या है 1, b प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर या 1 एक ही बात है, और x का 1 में गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, -x। सो ये भी किसके बराबर होगा, ये भी किसके बराबर होगा, x³ प्लस b³ मतलब 1 का क्यूब। तो x³ प्लस 1³ मतलब 1। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, 1.2 का वर्ग क्या है। हम जानते हैं कि 12 का वर्ग कितना होता है, 144। चूँकि यहाँ 1.2 है, 2 के पहले दशमलव है तो वर्ग में 2 अंकों के पहले दशमलव आ जाएगा, तो 1.44 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ हमें एवरेज निकालना है, तो सभी को हम जोड़ेंगे तो 58 42 कितना आ गया, 100, 32 31 कितना आ जाएगा, 63, 63 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। सो 190 आ गया इनका सम। एवरेज निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग जो कि कितना है 190, और जितनी भी संख्या है तो संख्याएं कितनी है, 5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन 38 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 32% अंक अर्जित करता है लेकिन न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। अब एक विद्यार्थी को कितना परसेंट मिलता है, 20%, लेकिन वो क्या होता है, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि इसको 30 मिल जाए अंक तो ये पास हो जाएगा ना। अब एक दूसरा विद्यार्थी है, उसको कितने मिलते हैं, 32% अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन उसको क्या होता है, 42 अंक अधिक मिल जाते हैं। तो इसको भी हमें सिर्फ क्या करना है, पास ही कराना है। तो 42 हम इसको इसमें से घटा देंगे, तो दोनों के पासिंग मार्क कैसे होंगे, बराबर होंगे, इसलिए हमने इनको बराबर किया है। अब क्या करेंगे, परसेंटेज एक तरफ ले आएंगे, तो 32% माइनस 20%, ये 20 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -20%, और 42 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये 42 प्लस 30। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसको घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 12%। तो 12% की वैल्यू कितनी आ गई, 72। 1% की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6।
जब 1% 6 के बराबर है तो पूरे टोटल मार्क कितने हो जाएंगे? 100%। तो 100% 6 में भी हम क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे तो टोटल मार्क कितने हो जाएंगे? 600। अब बताना क्या है? अब हमें उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 600। अब वो पास कितने में होता है? या तो हम इसको ले लेंगे, हमें पता है ये जब 30 अंक मिल जाते हैं 20% में तो ये पास होता है, या फिर 32% में से 42 घटा देते हैं तो भी ये पास हो जाता है, तो हम ये ले लेंगे, कोई भी ले लेते हैं। तो 600 का टोटल मार्क्स कितने हैं? 600। तो 600 का 20% कितना होगा? तो हमने क्या किया, 600 का 20% निकाला तो कितना आया? 120, और उसमें यदि 30 और जोड़ देंगे तो ये क्या मिल जाएंगे हमें? पासिंग मार्क। अब हमें पासिंग परसेंटेज निकालना है। 150 है, ये पासिंग मार्क्स है। टोटल कितने अंक हैं? 600, और इसमें कितने का गुणा करेंगे? 100 का। तो जो भी आएगा वो क्या होगा? पासिंग परसेंटेज। तो यहाँ से हमें पासिंग परसेंटेज मिल जाएगा। लेकिन हम एक काम और कर सकते हैं कि हमें पता है कि 1% की वैल्यू कितनी है? 6 है। मतलब 6 कितना किसके बराबर है? 1% के बराबर है। यदि हम इसमें 5 का गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा? 30, और ये कितना हो जाएगा? 5%। तो 30 अंक 5% के बराबर हुए ना। जब 30 अंक 5% के बराबर हो गए हैं तो हम क्या करेंगे कि 20% ये लिखा है, 30 की जगह हम 5% रखेंगे तो यही तो पासिंग मार्क है ना। तो 20% में 5% जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे जब, तो वो भी क्या होगा? 25% ही आएगा। तो ये क्या है? पासिंग परसेंटेज। उत्तीर्ण प्रतिशत कितना आएगा? 25%। फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती हुई एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई है। हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। जब ट्रेन ब्रिज को पार करती है तो जो दूरी होती है वो दोनों की क्या होती है? कुल लंबाई होती है। तो यहाँ से हमें दूरी कितनी मिल जाएगी? दूरी हो जाएगी 150 मीटर लंबी है ट्रेन, और दूरी यदि हम डी मान लेते हैं इन दोनों का योग हो जाएगा। और उनको समय कितना लगता है? 30 सेकंड का। चाल कितनी दी गई है? 60। चूँकि ये किलोमीटर पर घंटे में दी गई है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से ये कटा 3 बार, 6 पंचे 30 5 बार, 3 से ये कट जाएगा तो कितने बार? 20 बार। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 × 5 बराबर 150 प्लस डी। आगे सॉल्व करेंगे तो 500 माइनस 150 बराबर डी। तो डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 350 मीटर। सो फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 5 विद्यार्थियों ने सभी संभावित तरीकों में युग्मों में स्वयं का वजन किया। वजन 90 किलोग्राम, 92 किलोग्राम, 93 किलोग्राम, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101 किलोग्राम थे। 5 लड़कों का कुल वजन क्या था ये हमें बताना है। क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रश्न हमसे कह रहा है कि
5 लड़के हैं और सभी जो हैं अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, जितना भी संभावित तरीके हैं उससे क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 5 लड़के तो दिया है, 5 लड़के हम मान लेते हैं। वो 5 लड़के कौन कौन से हैं, ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 लड़के हैं। अब लिखा है कि इन्होंने सभी संभावित तरीकों में पेयर बनाए हैं। अब जैसे ए है वो कितने तरीकों से पेयर बनाएगा, ए को यदि हम देखें तो वो कितने तरीकों से पेयर बना सकता है, ए प्लस बी और सी के साथ बनाएगा, डी के साथ भी बनाएगा और ई के साथ भी बनाएगा। तो ए 4 तरीकों से पेयर बनाएगा। अब बी पेयर बनाएगा, तो जो बी पेयर बनाएगा तो बी का ए के साथ तो यहाँ हमने देखा है बन चुका है। तो अब बी सी के साथ बनाएगा, तो बी सी के साथ बनाएगा। इसके बाद बी डी के साथ बनाएगा और बी जो है ई के साथ भी बनाएगा। सी का पेयर ए और बी के साथ बन चुका है। हमने यहाँ देखा ए के साथ भी बन गया है और बी के साथ भी बन गया है। तो सी अब पेयर बनाएगा, वो किसके साथ बनाएगा, डी के साथ बनाएगा और किसके साथ बनाएगा, ई के साथ भी पेयर बनाएगा। अब बचा है डी, तो डी किसके साथ पेयर बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ ई के साथ पेयर बना पाएगा, क्योंकि ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ पहले पेयर बन चुका है डी का। तो टोटल ये कितने पेयर बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल ये 10 पेयर बनेंगे। अब सबको जोड़ देंगे हम। अब क्या करेंगे, हम सबको जोड़ देंगे। तो ए कितनी बार आया है, यदि हम यहाँ देखें ए कितनी बार आया है, ये 1 2 3 4 बार आया है। बी को देखेंगे तो बी कितनी बार आया है, 1 2 3 और बी यहाँ भी आया तो बी भी 4 बार आया है। ठीक है। सी कितने बार आया, सी यहाँ 2 बार आया है, लेकिन सी यहाँ भी आया है तो 3 बार, सी यहाँ भी आया है तो 4 बार, तो सी भी कितनी बार आया है, 4 बार। यदि हम ई की बात करें और डी की बात करें तो ये सभी भी 4 बार ही आए हुए हैं। तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि 4 कैसा होगा, कॉमन आएगा। तो हम 4 को कॉमन लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई बराबर कितना होगा, सबको हम ऐड कर देंगे। इन सभी को हम ऐड करेंगे, 90 92 93 94 95 96 97 98 100 101। तो कितना आ जाएगा जब सबको ऐड करेंगे, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 956। तो यहाँ से हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 4 से हम इसमें भाग देंगे 956 में। तो कितना मिल जाएगा हमें, 239 किलोग्राम। तो 239 मिल जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब कुल वजन जो है 5 लड़कों का कितना है, 239 किलोग्राम। सो फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक माता और एक पुत्री की वर्तमान आयु का योगफल 70 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्री की आयु की कितनी थी? 3 गुना थी। मतलब पुत्री की आयु यदि 1 यूनिट है तो इसकी कितनी आ जाएगी? 3 गुना, मतलब 3। ये कब की बात है? 5 वर्ष पूर्व की। तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यहाँ हमें वर्तमान योगफल दिया गया है माता और पुत्री का, कितना है? 70 है। ठीक है, यदि हमें क्या करना है, 5 वर्ष पूर्व का यदि हम उनका टोटल योगफल निकालें तो कितना आ जाएगा? 60 वर्ष। क्योंकि दोनों की आयु से 5-5 वर्ष हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। मतलब टोटल हम 70 में से यदि 10 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? 5 वर्ष पहले की माता और पुत्री की आयु का योगफल मिल जाएगा, जो कि कितना आ गया? 60 वर्ष। अब माता और पुत्री की आयु को 5 वर्ष पहले इनको जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। तो इसी 4 यूनिट की वैल्यू ही तो कितनी है? 60 वर्ष। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 वर्ष। तो हमसे पुत्री की वर्तमान आयु पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15 है। मतलब पुत्री की 5 वर्ष पहले की आयु कितनी है? 15 वर्ष। लेकिन हमें वर्तमान निकालना है, तो वर्तमान निकालना है तो क्या करेंगे? 5 इसमें जोड़ देंगे, तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 वर्ष। यही वर्तमान आयु है किसकी? पुत्री की। पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। सो थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देसी कन का जन्म शनिवार 9 नवंबर 2002 को हुआ था। 2008 में उसके जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा? नौ नवंबर 2002 को कौन सा दिन था? शनिवार था। अब हमें बताना है कि उसके जन्मदिन पर, सबसे पहली बात यह है कि उसका जन्मदिन कब पड़ेगा? 9 नवंबर 2008 को ही पड़ेगा। 2008 में कब पड़ेगा? 9 नवंबर को। तो हमें यही बताना है कि 9 नवंबर 2008 को दिन कौन सा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे जाएंगे तो कितना आएगा? अब हम 9 नवंबर 2002 के बाद क्या आएगा? 9 नवंबर 2003। तो यहाँ से कितना? 1 वर्ष हो गया। इसी तरह हम आते हैं 2004, 2005, 2006 और 2007 और 2008। तो यहाँ से यहाँ तक 1 वर्ष हो गया। तो ये कौन सा वर्ष है? ये कौन सा वर्ष है? ये सामान्य वर्ष है। तो जनरल वर्ष में क्या होता है? हम जानते हैं कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, एक सामान्य वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। तो ये जनरल वर्ष है 2003। तो इसमें रिमाइंडर जो बचता है वो कितना बचता है? 1 वर्ष एक बचता है। जनरल वर्ष में रिमाइंडर 1 बचता है, क्योंकि जनरल वर्ष में कितना होता है? 365 दिन होते हैं और 365 में 7 से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचता है? 1 बचता है। तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। देखो, जब हम ये काउंट करेंगे ना तो हम ये आगे वाला वर्ष देखेंगे, जैसे 2003। अब यहाँ 2004 क्या है? लीप वर्ष है या जनरल वर्ष है? तो आने वाला वर्ष देखना है कि लीप वर्ष है या जनरल वर्ष है। 2004 क्या है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 29 दिनों की होती है। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो इसमें 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है? 2 बचता है। तो यहाँ 2 लिखेंगे।
ये सामान्य वर्ष है तो यहाँ कितना आएगा 1, ये भी सामान्य वर्ष तो 1, ये भी सामान्य वर्ष तो 1 रिमाइंडर बचेगा, और 2008 में ये लीप वर्ष है इसलिए यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 में हम 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। तो अब हमें क्या करेंगे, 9 नवंबर 2008 को क्या होगा, 9 नवंबर 2008 को क्या होगा, शनिवार में हम क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, रविवार। बस 9 नवंबर 2008 को क्या है, रविवार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, सेकंड ऑप्शन रविवार। 2008 में उसके जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। अगला प्रश्न, 460 रुपये में एक अनुच्छेद बेचा है एवं 15% का लाभ प्राप्त किया। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री कीमत होनी चाहिए। 15% का लाभ प्राप्त किया मतलब यदि 100% क्रय मूल्य है तो 100% क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, लाभ कितना है, प्रॉफिट 15% का, तो यहाँ से हमें एसपी मिल जाएगा ना, विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य 115%, 100% प्लस 15%। तो इसी 115% की वैल्यू किसके बराबर है, क्योंकि ये 460 रुपये में बेचा गया तो यही तो विक्रय मूल्य है, तो 115% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 460 के बराबर होगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे, अब हमें क्या पता करना है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, बिक्री कीमत होनी चाहिए। तो 115% की वैल्यू 460 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 460 बटे 115। तो हमें निकालना है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब 120% क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य। तो 120% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 460 बटे 115 इंटू 120। 115 से 4 बार ये कट जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480। सो सेकंड ऑप्शन 480 रुपये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि दो संख्याओं का योगफल 35 है, यदि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 35 है, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है, 35 है। दीर्घतर संख्या लघुत्तर से कितनी है, 21 अधिक है, मतलब दीर्घतर यदि x है तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 21 है। तो हमें बताना है दीर्घतर संख्या क्या है। इनको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 56। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। x की वैल्यू 28 आ गई तो x ही तो दीर्घतर संख्या है ना, तो सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में से कौन सी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। तो यदि सभी संख्याओं का सभी का अंश बराबर है तो जिसका हर बड़ा है वह संख्या छोटी होती है और जिसका हर छोटा है वह फ्रैक्शन में बड़ी होगी। तो यदि हम यह इसी को देखें तो इसमें क्या है कि सभी फ्रैक्शन में ये अंश जो है वो क्या है, एक 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 सभी जगह दिया गया है, और हर जो है वो क्या है, यहाँ पर 5 है, मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो जिसका हर छोटा होता है वह फ्रैक्शन में क्या होती है, बड़ी होती है। तो सबसे छोटा 2 ही है तो ये क्या होगी, बड़ी होगी, और फिर उसके बाद 3 है,
फिर 4 5 मतलब सबसे छोटी ये होगी, ये क्रम सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखें, दशमलव के 3 स्थानों तक 17.85907 का वर्गमूल हमें निकालना है। हम कैसे कर सकते हैं, भाग विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अंकों की जोड़ियां बनाएंगे। आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसमें उसी का गुणा करें तो क्या आ जाए, या तो संख्या इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। तो उसी में उसी का गुणा मतलब या हमें ऐसा स्क्वायर लेना है जो कि क्या हो जाए, 17 से कम आए। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 में हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16। अब यहाँ घटा देंगे तो कितना आएगा, 1। अब जो संख्याएं आती हैं वो कैसी आती हैं, जोड़े में आती हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 85। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसको जोड़ना पड़ता है, जिस भी संख्या इसी को उसमें जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर हमें एक संख्या लेनी पड़ती है, तो इसका पता हम कैसे करेंगे, इस यहाँ एक अंक लिखना है तो यहाँ हम एक अंक को छोड़ करके 18 में 8 से भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ले करके देखेंगे, 2 लिया, यहाँ भी हम क्या रखेंगे, यहाँ दशमलव आएगा और यहाँ पर 2। तो हम जब 2 से गुणा करेंगे इसमें तो क्या इससे छोटी संख्या आ रही है, बिल्कुल इससे छोटी संख्या आ रही है, तो ये सही है, यहाँ लिख देंगे हम। आगे भी हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे इसमें। लेकिन हम यहाँ देखें यदि ऑप्शन में तो 4.2 ये सिर्फ एक ही जगह लिखा है, वो भी फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमें इस प्रश्न को आगे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 4.226। सो फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग जो 3 4 5 6 एवं 8 से विभाज्य है। 900 ये 8 से विभाज्य नहीं होगा, 1200 पूर्ण वर्ग नहीं है, 2500 8 से विभाज्य नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 3600 सिर्फ फोर्थ ऑप्शन ये है जो 3 4 5 6 एवं 8 से विभाज्य होगा। सो फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है।